ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव के संवाद शो में प्रवासियों के साथ आपकी मुलाकातों के क्रम में आज आप मिल रहे हैं मेवाड़ की कारोबारी मुकेश गणेश मल संघवी से, जो अंधेरी में वर्धमान ग्रुप के बैनर तले गोल्ड प्रॉपर्टी, फिल्म निर्माण और फाइनेंस के कारोबार में सक्रिय हैं। संवाद के दौरान मुकेश संघवी ने अपने संघर्ष, परिवार, व्यापार और सामाजिक जीवन पर जमकर बात की। आइए देखते हैं आज का ये संवाद, जो लेकर हाजिर हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनीष पालीवाल। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष पालीवाल। दोस्तों, मेवाड़ में गांव है कड़िया। अरावली की कंदराओं के बीच बसा ये गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ श्रवण संगी महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि की दीक्षा स्थली और मोक्ष स्थली के रूप में इसे जाना जाता है। ये गांव मुंबई में बड़ा मशहूर है। यूँ कहें कि यहाँ के लोग भी बड़े खासे मशहूर हैं। आज हमारे साथ इसी गांव के मुकेश संघवी जी हैं। संवाद की इस कड़ी में आज मुकेश जी से मिल रहे हैं और मुकेश जी से जानते हैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में। मुकेश जी फिल्म मेकिंग, गोल्ड व्यवसाय, प्रॉपर्टी मार्केट, तमाम चीज़ों में सक्रिय हैं और एक विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तो मुकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताएं आप। मेरा परिवार, जैसे कि मेरे दादाजी से शुरू करता हूँ, जो पहली बार मुंबई आए थे 1938-40 के लगभग, तेजराज जी सिंघवी। तो हम कड़िया से बिलोंग करते हैं और बॉम्बे में हम 1938 से व्यवसाय कर रहे हैं, ज्वेलरी व्यवसाय में। हमारी पहली दुकान थी कुंदन ज्वेलर्स, जो आज है यहाँ पर, और उसके बाद में संघवी ज्वेलर्स, वर्धमान ज्वेलर्स करके हमारी दूसरी फर्में चालू हुई। मैं आया बॉम्बे में 1975 में, फिर मेरी पढ़ाई यहीं हुई और पूरा ग्रेजुएशन के बाद में मैंने दुकानदारी संभाली यहाँ पर। मुकेश जी, 98 में आप गोल्ड वैल्यूअर के रूप में सक्रिय हुए। उस समय मेवाड़ के बहुत कम लोग गोल्ड वैल्यूअर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। किन किन लोगों के साथ आपने काम किया? 1998 में सोने के भाव में बहुत उठापटक चल रही थी, क्योंकि गोल्ड कंट्रोल 1991 में हट चुका था। मार्केट बहुत ज़बरदस्त ओपन हो रहा था और क्योंकि पढ़ाई लिखाई की पृष्ठभूमि से आया था और हमने जब आगे का सोचा कि आगे 10 साल बाद कौन से व्यवसाय पनपेंगे, तो उस दौरान मुझे गोल्ड वैल्यूएशन भी एक दिखा कि ये भी बहुत ही बड़ा व्यवसाय हो सकता है अगर हमको इसको सही तरीके से बैंकिंग और फाइनेंस शुरू करना है। तो जब गोल्ड लोन शुरू करवाया बैंकों में, तब कोई भी नहीं था बैंकों में और मोनोपोली जैसी थी मेरी। 2500 बैंकों में मैं काम करता था, एंटी करप्शन ब्यूरो, EOW, CID, क्राइम ब्रांच और मतलब CBI, ऐसे सब बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रेड्स में और इनकम टैक्स की रेड्स में मैंने काम किया, देखा। और उस दौरान मुझे और आगे का भविष्य दिखा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से पकड़े जा रहे हैं, वो भी मुझे पता चल रहा था कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमारे व्यवसाय में हमें कैसे काम करना चाहिए। और इस प्रकार से मैं वो सारी चीज़ें, सारी कंप्लाइंस मेरे बिजनेस में लगाते रहा, सारी टेक्नोलॉजी लगाते रहा। इसमें मेरी पत्नी का बहुत विशेष योग है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो मेरा सोने पे सुहागा था मेरे लिए। गोल्ड वैल्यूअर के बाद भी बहुत सारे आपने काम किए। फिल्म मेकिंग में भी आप सक्रिय रहे। आपने कौन कौन सी फिल्म बनाई और फिल्मों में आपका कैसे जुड़ा हुआ? मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई बॉलीवुड का, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा केंद्र है फिल्मों का, और मुंबई में भी अंधेरी में रहता हूँ। लोखंडवाला जू मेरे नज़दीक है। फिल्मी क्लाइंट्स मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए थे और मुझे पहले से ही मतलब नए नए बिज़नेस से ट्राई करने के शौक़ थे। तो उस दौरान फिल्म बनाना सबका सपना होता है, मेरा भी सपना था और मैं अपने सपने साकार करने के लिए सारी मेहनत करता हूँ और भगवान ने मेरा साथ दिया। पैसे भी कमा रहा था और खर्चे भी कंट्रोल में, पैसे भी कमा रहा था और बच भी रहे थे। तो मैंने वो पैसे फिल्मों में लगाए, जो मुझे लगा था कि एक व्यवसाय है जिसको हमें करना चाहिए। और फिल्में बनाते समय मतलब हमने सबकी पृष्ठभूमि चेक की कि हम फिल्में कैसी बनाएं, क्या बनाएं। तो मुझे सिर्फ ऐसा था कि फिल्में बनाते समय हमें अगर हम फाइनेंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो हमें हमारे पैसों का ही ध्यान देना है। स्टोरी क्या होगी, डायरेक्शन कैसे चल रहा है, एक्टिंग कैसे चल रही है, उसका हमको क्या करना है, कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम उसके माहिर नहीं है। हमारा काम है व्यवसाय। तो फिल्म को हमने व्यवसाय के तरीके से लिया, इसलिए हमें फिल्मों में भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ। वेलकम बैक हमारी 2014 में 15 में पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसमें भी काफ़ी अच्छा था। नाना पाटेकर, अनिल
कपूर जी की शानदार एक्टिंग थी और आज भी वो पिक्चर हमेशा जब भी आती है लोग देखते हैं। वन नाइट स्टैंड थी एक मूवी। एक और मूवी थी हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम के बहन के ऊपर थी। नागपाड़ा में रहने वाली हसीना पारकर, श्रद्धा कपूर उसमें हीरोइन थी और काफ़ी बायोग्राफी थी इस हसीना पारकर की। और इसी तरीके से हंसल मेहता द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी उमरटा। अगर आपको पता होगा कि डेनियल पल के गला रेंद हत्या हुई थी 2001 के दौरान। उस दौरान जो आतंकवादी जिसने हाफिज सईद को छुड़ाया, उसके ऊपर भी हमने एक मूवी बनाई उमरटा, जिसमें आर राजकुमार राव थे। एक मराठी पिक्चर थी वैभव तत्वाड़ी और पूजा सावंत की चीटर। इस प्रकार से हमने काफ़ी 5-7 मूवी बनाई और अभी भी पाइपलाइन में 1-2 मूवीज़ है। इन तमाम व्यवसायों के साथ साथ आपने प्रॉपर्टी और गोल्ड लोन पे विशेष ध्यान दिया और वर्धमान वर्ल्ड नाम की एक कंपनी बनाई। ये कंपनी किस तरीके से काम करती है और किन किन चीज़ों में आप डील करते हैं? वर्धमान वर्ल्ड में मेन व्यवसाय है ज्वेलरी और गोल्ड लोन। और गोल्ड लोन और ज्वेलरी है तो लोनिंग, क्योंकि हमारा व्यवसाय ही फाइनेंस का है, तो हम इस दौरान जैसे कि हमने फिल्में बनानी शुरू की तो वो भी एक हमारा फाइनेंस का तरीका था। ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंस करते थे, हम गाड़ियाँ उठाते थे, लग्जरी कार्स उठाते थे महंगी और वो करते थे। प्रॉपर्टीज़ में भी हमारा इन्वेस्टमेंट ही था। तो एक प्रकार से हम हमारे ब्याज की गणित लगाते थे कि हमें कितना % ब्याज छूट रहा है। 3-4%, 2%, 3%, 4% का ब्याज का हिसाब लगा के हम रिस्क उठाते थे। और इस तरीके से हमने सारी पिक्चरें या सारे प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किए, सब एक गणित लगाया कि कितना ब्याज छूटे। अगर हमें 1% ब्याज छूटता है तो हम वो व्यवसाय कर लेते थे। मारवाड़ी हो और ब्याज ने हो, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में भी आप सक्रिय हैं, विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। मुकेश सिंघवी जी की नज़र में धर्म क्या है और आप समाज में किन किन पदों पर सेवाएं दे रहे हैं? धर्म की बात करें तो मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ। और धर्म के प्रति अगर मेरी निष्ठा देखी जाए तो मैं जैन धर्म का जो सबसे मूल है कि हमें गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। किसी के बारे में बुरा सोचो मत, किसी के बारे में किसी का बुरा करो मत, और करना तो दूर बुरा सोचो भी मत। और अच्छे काम में लगे रहो, चाहे तुम छपो नहीं छपो, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ काम अच्छे करते रहना चाहिए और अच्छे कामों का जो नतीजा है वो भगवान तुम्हें मूल रूप से और कैसे कहते हैं डिस्गाइज में देता ही है। तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें उसका आशीर्वाद भगवान का मिलता ही है। धर्म काम आता ही है, धर्म आड़े आता ही है। अब पदों की बात करें जी हाँ, कि पद तो ऐसे में व्यवसाय के होने के हिसाब से महाराष्ट्र राज्य शराब स्वर्णकार फेडरेशन है, फतेहचंद जी राका जिसके प्रेसिडेंट है, मैं वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ सन 2013 से अभी तक। अंधेरी शॉपकीपर्स और रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है एक, वहाँ का मैं सेक्रेटरी हूँ 2010 से लगभग आज दिन तक काम। अभी उसमें काम पहले मेट्रो रेल को लेकर था कि दुकानें कट रही थी तो वो कटनी नहीं चाहिए, तो आज दिन तक वो दुकान छोड़ो उसके बोर्ड को भी हाथ लगाने नहीं दिया MMRDA या कोई भी गवर्नमेंट आई। और उसके बाद में आज मेवाड़ संघ अंधेरी का मैं अध्यक्ष हूँ। और एक नई पार्टी बनी है उत्तर भारतीय विकास सेना, उसमें मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ व्यापारी संगठन का, जो कि अब हम 100 के लगभग कॉरपोरेशन इलेक्शन है जो कि डिले हो गया है मार्च से अप्रैल से मई, वो अक्टूबर में लगभग इलेक्शंस है, उसमें हमारे 100 प्रत्याशी उतारेंगे हम, जो उत्तर भारतीय से होंगे। उत्तर भारतीय यानी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, सब यहाँ से। तो कितनी सीटें जीतने का दावा करते हैं आप? अब ये तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम उत्तर भारतीयों की अगर संख्या देखें तो 70 लाख उत्तर भारतीय और 55 लाख मराठी है, तो ऐसे तो हमें राज हमारा होना चाहिए। बट क्योंकि महाराष्ट्र में है और मराठी प्रदेश में है तो सदैव सीटों पे मराठी ही बैठते हैं और उत्तर भारतीयों को भागीदारी मिलती नहीं है। तो हमें भागीदारी चाहिए, हम सिर्फ वोटर नहीं है, हमें यहाँ पर सुख सुविधा चाहिए, भागीदारी चाहिए और हमारे लोगों की इज्जत चाहिए। मुकेश भाई, जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे आपके व्यवसाय हैं, परिवार के कौन कौन लोग आपकी इन व्यवसाय में आपकी मदद करते हैं, उनके बारे में बताएं। जब मैंने शुरू किया तब तो हमारे पिताजी थे, पिताजी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया और पिताजी का आशीर्वाद सदैव आज भी हमारे साथ में है। उनका देहांत 2006 में हुआ, तब से मैं अकेला पड़ गया था, तो भाई था साथ में। फिर मेरी पत्नी ने मुझे ज्वाइन किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से सारा काम कंप्यूटर पे धीरे धीरे हम लेकर गए, उसके वजह से हमारी स्पीड बढ़ गई काम में और प्लस बच्चे भी ज्वाइन करते गए धीरे धीरे। मेरा बेटा मुझे ज्वाइन कर चुका है, मेरे 3-4 भांजे हैं, वो मुझे ज्वाइन करके हमारे व्यवसाय को संभाल रहे हैं, पूरे व्यवसाय को।
मुकेश जी, समय समय पर कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बहुत सारे सम्मान मिलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं। अवार्ड्स तो भगवान की कृपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स ने हमें गोल्ड में बेस्ट वैल्यूअर का अवार्ड दिया, क्योंकि मैं इतनी संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और हमारी गूगल पर अगर हमारे रिव्यूज़ रेटिंग्स देखे तो सबसे बेस्ट थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये देखा और इकोनॉमिक टाइम्स ने हमें बेस्ट ज्वेलरी वैल्यूअर का अवार्ड से नवाजा। उसके बाद में हमने गोल्ड लोन कंपनी शुरू की थी, वर्धमान कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोविड में हमने 0% लोन पे ब्याज में 50 करोड़ रुपए बांटे थे। तो हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रेडिट सोसाइटी थी और हमको मिड डे ने ये अवार्ड हमें दिया था, फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रेडिट सोसाइटी गोल्ड लोन सेगमेंट के लिए। उसके बाद में तो क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा जुड़ी पड़ी थी और बिज़नेस इतना डेवलपमेंट था, तो मेरी पत्नी को भी फेमिना मैगज़ीन में टॉप बिजनेस लीडिंग वुमेन का से नवाजा गया और इंस्पायरिंग वुमेन, इकोनॉमिक टाइम्स ने इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में उन्हें उस अवार्ड से नवाजा गया। और इसी दौरान हमारा बिज़नेस 100 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुका था, तो सक्सेसफुल फैमिली एंटरप्राइज करके बॉम्बे टाइम्स ने हमें अवार्ड दिया। मुकेश जी सिंघवी ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया। हमारी ये यात्रा, इस इंटरव्यू की यात्रा खत्म हो उसके पहले मैं मुकेश जी से जानना चाहता हूँ कि जो युवा मुंबई में आकर व्यवसाय करना चाहते हैं या जो राजस्थानी समाज के युवा भविष्य में युवा व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए उनका क्या संदेश है? आप पढ़ाई लिखाई पूरी कीजिए। पहले कोई भी व्यवसाय शुरू करने के पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए और जो सोशल मीडिया है उससे आप दूर रहिए। आपका फोकस बिजनेस पे होना चाहिए। सैकड़ों ग्रुपों में आप रहते हैं, सुबह से शाम तक आप व्हाट्सएप पे रहते हैं, तो आप कैसे फोकस रहेंगे? तो आपको अपने फोकस को सही, जैसे कि अर्जुन का फोकस था मछली की आंख, वैसे आपको अपने व्यवसाय में टॉप मोस्ट पोजीशन को टारगेट करके उसी तरफ काम करना चाहिए। सोशल मीडिया के फालतू जो चलते हैं, जो सोशल मीडिया का फ़ायदा है उसको फ़ायदा उठाइए और उसकी फालतू जो चीज़ें हैं, उसकी जो नकारात्मक चीज़ें, उनसे दूर रहिए आप और काम कीजिए। मुकेश भाई, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का अपना स्थान होता है, उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं। आपके जीवन में भी इस प्रकार का कोई दौर आया हो तो ज़रूर शेयर करें आप। उतार चढ़ाव की बात करें तो मैंने जैसे कहा था, हमारे दादाजी यहाँ पर आए थे सन 1940 में, तो हमने तेज़ी ही देखी और हमने मेरा जन्म भी इतने रईस परिवार में ही हुआ। 1900 से मतलब हम साहूकार ही थे, जब साहूकारी ही हमारा बिजनेस था और हम साहूकार थे। आधे से ज़्यादा गांव का आधी ज़मीन हमारे पास थी। कई ज़मीन तो हमने पट्टे हमारे नाम पर नहीं करे थे, लेकिन 1977 की इमरजेंसी आई तो सारे पट्टे हमारे जो नाम पर नहीं थे वो हमें जबरन वापस देने पड़े इमरजेंसी के रूल के हिसाब से। यहाँ पर हमारा मनी लैंडिंग बिजनेस इफेक्ट हुआ। फिर थोड़े से पारिवारिक कुछ, जैसे कि हर एक परिवार में होता है उतार चढ़ाव, वैसे हुआ। हमारे चाचा जी की डेथ हो गई 1983 में। उस वजह से हमें बहुत बड़ा सेटबैक, क्योंकि वो हमारे एक मतलब जैसे कि कैप्टन थे हमारे शिप के। तो उसके बाद में हमें काफ़ी संघर्ष का हमारे पिताजी को करना पड़ा। जब मेरी उम्र 13-14 साल की थी, तब पिताजी ने जब वर्धमान ज्वेलर्स शुरू की उसी दौरान, तो मैंने पिताजी को ज्वाइन किया 14 साल की उम्र में। और उस समय दौर बहुत जैसे कि धीमा दौर, हमारे बिज़नेस का बहुत धीमा दौर चल रहा था पहली बार मतलब, और सेल्स बहुत डाउन थे। मैंने 2-3 जगह व्यवसाय सीखने के लिए नौकरी की। दीपक ज्वेलर्स जोगेश्वरी, हमारे राजू भाई पगारिया मेरे पहले गुरुजी, फिर बस्तीमल जी बोकाड़िया जो अंधेरी में रहते हैं, राजू ज्वेलर्स, वहाँ पर मैंने नौकरी की। लेकिन 3-4 महीने नौकरी करने के बाद में मुझे समझ में आया कि व्यवसाय क्या है, कि 100 रुपये का माल लाके 125 में बेचना है और अच्छे से क्लाइंट को सर्विस करना है। तो मुझे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके कॉमर्स सीख कर आया था। तो मुझे लेकिन तकलीफ़ थी, पैसों की तकलीफ़ थी, लेकिन सर्विस दे दे के 1998 तक मैंने अपने व्यवसाय को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और तब से लेके आज दिन तक पीछे मुड़ के देखा नहीं। मुकेश भाई, बिल्कुल आपकी जर्नी बड़ी दिलचस्प है। वर्तमान अगर परिदृश्य में देखा जाए तो देश में ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ घर बैठे आ रही है। इस चुनौती को या इस अवसर को आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती है हर व्यवसाय के लिए, और हम जो व्यवसाय कर रहे हैं ज्वेलरी का, उसमें भी चुनौती है ही। बट यहाँ पर सिर्फ 5% ही ऑनलाइन माल बिकता है, क्योंकि ज्वेलरी एक बहुत ही लग्जरी चीज़ है। उसे कोई भी देखकर पसंद करके लाखों की चीज़ होती है तो ऐसे ही नहीं लेता है। गोल्ड रहता है, लड़कियां औरतें लगाकर, अपने गले से लगाकर, कानों में पहनकर खरीदना चाहती है। तो ऑनलाइन बिजनेस में ज्वेलरी बिजनेस को इतना इफेक्ट नहीं होता है। बाकी सारे बिजनेसेस में है, ई कॉमर्स बहुत ही छा गया है, जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और इन्होंने जिस तरीके से बिज़नेस को हड़प लिया है, रिटेल बिजनेस को, तो वो तो थ्रेट है ही।
लेकिन जो जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो इससे इफेक्ट नहीं है, वही इंडस्ट्री में मैं काम करना चाहूँगा। जैसे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री है, मेरी फ्यूचर में टूरिज़्म इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी आदमी ऑनलाइन घूम नहीं सकता है। जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हमने अभी जो हमारा व्यवसाय शुरू किया है मेरी पत्नी ने, वो इंडस्ट्री में भी ऑनलाइन थ्रेट है नहीं, ना के बराबर है, सिर्फ 5% ही ऑनलाइन है उसमें। बाकी सारे बिजनेस में ऑनलाइन थ्रेट है, और हमें काम करते समय ये थ्रेट को, नया बिजनेस शुरू करते समय ये थ्रेट को पहले आंकना है और फिर बाद में वो इस व्यवसाय को जोड़ना है। तो मित्रों, ये थे मुकेश सिंघवी जी, जिनके साथ हमने चर्चा की। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।